वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड के क्लास में। हर सैटरडे को क्लास होती है जिसमें मैं आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन को बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग भी अच्छी है, लेकिन इंग्लिश क्यों ख़राब है? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की तरह इंग्लिश में आपको लॉजिक लगाना आता नहीं है और स्कूल कॉलेजेस में सिखाया भी नहीं हुआ। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है स्कूल्स में कैसे पढ़ाई जाती है इंग्लिश। इस क्लास में ये सारा जो आपने सीखा है ना, इसको साइड में रख करके सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड से इंग्लिश को अटैम्प्ट करो। मैं कुछ सेंटेंसेज आपके सामने रखूँगा, हर सेंटेंस को ब्रेक करूँगा उसके वर्ड्स में, पार्ट ऑफ स्पीच में, फिर बताऊँगा वो सेंटेंस कैसे बना हुआ है और कौन सा ग्रामर रूल उसमें किस वजह से लगा हुआ है। समझ गए ना? बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस क्लास से। शुरू कर लें। सारे सेंटेंस जो इस क्लास में उठाए हैं हमने उठाए हैं द हिंदू के पुराने और नए एडिटोरियल्स के। शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट सेंटेंस से। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना इस वीडियो को। कंटेंट मैं आपको वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ना तो यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है, ना कहीं पेड कोचिंग में आपको मिलेगा। 10 मिनट की क्लास आप देख लो, आप खुद ही इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगेंगे, है ना। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। पिछले सेशन के क्विज़ में मैंने ये सेंटेंस आपके सामने रखा था, इस सेशन में इसको हम ब्रेक करेंगे। ध्यान रखना एक चीज़ का, सेंटेंस में हिडन एरर्स हैं, आपको ब्रेक करना है और उसके बाद ही देखना है वो एरर्स कौन सी हैं, अपने आप आपको पता लग जाएंगी। पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कह डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक, the lobbying act was slammed by critics, imposing draconian limits on the activities of trade unions। कह रहे डिनाउंस करते हुए इसको, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, है ना, किसी को बदनाम करना। कह रहे इसकी क्रिटिसिज्म देते हुए और किस तौर पे? एंटी डेमोक्रेटिक होने के तौर पे। इसको बताया कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र के खिलाफ है। कह रहा है जो ये लॉबिंग एक्ट है ना, ये जो एक्ट है ये स्लैम किया गया था, इसको बुरी तरीके से अटैक किया गया था। और किसके द्वारा? क्रिटिक्स के द्वारा, इसके आलोचकों के द्वारा। और ये वो एक्ट है जो इम्पोज करता है, लगाता है ड्रैकोनियन लिमिट्स को, बहुत बड़ी बड़ी भयावह, ड्रैकोनियन मतलब डराने वाली, ऐसी बड़ी बड़ी ड्रैकोनियन लिमिट्स को लगाता है एक्टिविटीज़ पे, ट्रेड यूनियंस की, जो व्यापार संघ होते हैं उनकी यूनियंस पे। समझ गए सेंटेंस को? तो क्रिटिक्स ने इसको स्लैम किया और इन्होंने इसको बोल दिया, डिनाउंस किया कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र के, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और साथ ही साथ इम्पोज भी कर देता है बड़ी बड़ी लिमिट्स को, हमारी एक्टिविटीज़ पे बहुत सारा नियंत्रण रखता है। सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर लिया नॉर्मल तरीके से। अब आओ इस सेंटेंस को जो है अपने इसको ब्रेक करके समझते हैं कैसे बना हुआ है। इसमें एरर्स भी हैं, ध्यान रखना। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स दे दिए हैं, ऊपर आप देख पा रहे होगे ग्रीन कलर में सारे के सारे नाउन्स हैं, पिंक कलर में सारी की सारी एडवर्ब्स हैं। अच्छा, ब्लू कलर में एडजेक्टिव्स मिलेंगे आपको, रेड कलर में मिलेगी मेन वर्ब या इन्फिनेटिव मिल जाएगा, कंजंक्शन होगी तो वो येलो कलर में आपको मिल जाएगी, जैसे यहाँ कोई कंजंक्शन है ही नहीं। ये कलर्स मैंने क्यों दिए? ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। मेरे हिसाब से वर्ब पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जनरली प्रॉब्लम होती है आपको नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस करने में। पिछली 30-35 क्लासेस में इसका अच्छे से फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप पिछली क्लासेस चलाओगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक की, तो आपको पता है नाउन और एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बस ये आइडेंटिफिकेशन के बाद में बहुत ईजी है इसको करना। 3 रूल फॉलो करेंगे हम। रूल नंबर 1, इस पूरे सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर होगा। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट होंगे कम से कम उतनी वर्ब्स जरूर होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी ही होंगी, 15 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। रूल नंबर 3, जितने भी आप डार्क ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये ऑफ है, ये बाय है, ये ऑन है, ये है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। जो सब्जेक्ट बनता है उसी को भी ऑब्जेक्ट बनना होता है। सब्जेक्ट बनते हैं नाउन प्रोनाउन जीरेंड, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है नाउन प्रोनाउन या जीरेंड, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन जीरेंड ही बनेंगे, ग्रीन कलर वाले ही बनेंगे। बस इन 3 रूल्स को हमें अप्लाई करना है। घबराओ मत, बहुत ईजी है, ध्यान से समझो। डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक, डिनाउंस करते हुए इसको एंटी डेमोक्रेटिक की तरह। इस सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले इस वाले पोर्शन को मैं अलग कर रहा हूँ। लास्ट में बताऊंगा क्यों अलग कर रहा हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। बाकी वाले को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। लॉबिंग एक्ट एक प्रॉपर नाउन है, एल बड़ा है, ए बड़ा है, एक कानून का नाम है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो पहला नाउन जिसके पहले कोई वर्ब ना आ रही हो, कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो, वही नाउन कहलाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। रूल नंबर 1 पूरा हो गया, सब्जेक्ट आपको मिल गया। अब देखो, इसकी वर्ब है वॉज स्लैम्ड, पैसिव वॉइस में। रूल नंबर 2 भी पूरा हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गई। बाय प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है क्रिटिक्स। अब देखो ध्यान से आगे, ये लॉबिंग एक्ट वही लॉबिंग एक्ट है जो इम्पोज करता है ड्रैकोनियन लिमिट्स को। कायदे से लॉबिंग एक्ट के बाजू में इम्पोजिंग होना चाहिए। इम्पोजिंग एक एडजेक्टिव है,
लॉबिंग एक्ट के लिए आया हुआ है, वो वाला एक्ट जो कि इम्पोज करता है, लगाता है ऐसे लिमिट्स को। इसको बाजू में लेकर के आएंगे, एक एरर यही है, बाद में देखेंगे कैसे लाना है। बस समझ लो ये है क्या, ये है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव बन जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाती है। इस एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट है लिमिट्स नाम का नाउन। आप जानते हो जीरेंट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव कोई भी फॉर्म में वर्ब हो, अगर वो ट्रांजिटिव है, अपना ऑब्जेक्ट लेना चाहती है तो ले सकती है। ड्रैकोनियन एक एडजेक्टिव है, लिमिट्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी लिमिट्स? ड्रैकोनियन लिमिट्स। एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को। ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है एक्टिविटीज़ नाम का प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है ट्रेड यूनियंस नाम का कंपाउंड नाउन। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, फिर इसमें ऊपर वाला ऐड करूँगा। सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब होगी वॉज स्लैप्ड पैसिव वॉइस में। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्रिटिक्स, ऑफ का ऑब्जेक्ट है ट्रेड यूनियंस, ऑन का ऑब्जेक्ट है एक्टिविटीज़। अब ये इम्पोजिंग है, इस लॉबिंग एक्ट के लिए आया है, वो वाला लॉबिंग एक्ट जो इम्पोज करता है ऐसी लिमिट्स को। तो इस एडजेक्टिव ने, इस पार्टिसिपल ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ लिमिट्स को, और इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है ड्रैकोनियन नाम का एडजेक्टिव। कैसी लिमिट्स है? बहुत ही ड्रैकोनियन है। समझ गए? अब आपके दिमाग में एक एरर तो आ गई, सर ये लॉबिंग एक्ट जो है इसके बिल्कुल साइड में इम्पोजिंग होना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? इस लॉबिंग एक्ट के बिल्कुल बाद में यहाँ कॉमा लगा के लिखूंगा या बिना कॉमा के लिखूंगा, लॉबिंग एक्ट imposing draconian limits on the activities of trade unions was slammed by critics। समझ रहे हो मेरी बात को? लॉबिंग एक्ट ये इतना लिखूंगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा लिखूंगा वो लॉबिंग एक्ट जो कि ये ड्रैकोनियन लिमिट्स को लगाता है, और फिर लिखूंगा was slammed by critics। एक नंबर एरर तो हमारी हो गई ये। अब देखो इसको बाकी का तोड़ लेते हैं, फिर दूसरी एरर भी निकल आएगी। ध्यान से समझना, जब लॉबिंग एक्ट को स्लैम किया गया था, जब लॉबिंग एक्ट को स्लैम किया गया था उसी वक्त लॉबिंग एक्ट जो है डिनाउंस भी किया जा रहा था एज एंटी डेमोक्रेटिक। ये डिनाउंसिंग जो है ना कोई वर्ब नहीं है, ये है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। हैविंग डिनर आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक। खाना खाते हुए मैं म्यूज़िक को सुन रहा था, यहाँ से खाना खा रहा था, इधर म्यूज़िक सुन रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक ये हो गई वर्ब, हैविंग डिनर हो गया पार्टिसिपल। समझ गए ना? तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है पार्टिसिपल फ्रेज बनाती है, साइमल्टेनियस एक्शन को बताती है। तो ये जो है ना पूरा का पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब नहीं है। अगर ये मेन वर्ब होती तो इससे पहले इज एम आर वॉज वर्ब लगा होता। और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट भी नहीं है। अगर ये जीरेंट होता तो इसका कहीं पे वर्ब होती इसी फ्रेज के अंदर। वर्ब भी यहाँ दिख नहीं रही है आपको, तो इसका काम है सिर्फ पार्टिसिपल बनना। तो ये हो गया पार्टिसिपल PPSA, इसका ऑब्जेक्ट हो गया इट, और एज एंटी डेमोक्रेटिक ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। कैसे डिनाउंस किया? हाउ। इंग्लिश में जो भी फ्रेज या जो भी वर्ड हाउ से रिप्लाई करता है वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब चैप्टर में आप सीख चुके हो, है ना? तो ये कैसे रिप्लाई डिनाउंस किया? एज एंटी डेमोक्रेटिक, एज प्लस में एडजेक्टिव कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आ जाओ इसमें एरर को ढूंढते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ से समझ जाओगे। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, खुद अपना दिमाग लगाओ दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक द लॉबिंग एक्ट वॉज स्लैम्ड बाय क्रिटिक्स। दूसरा, डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक द क्रिटिक्स स्लैम्ड द लॉबिंग एक्ट। दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे लॉबिंग एक्ट वॉज स्लैम्ड, यहाँ पे इसको बनाया हुआ हमने पैसिव में, और यहाँ पे क्रिटिक्स स्लैम्ड द लॉबिंग एक्ट, यहाँ पे इसको बनाया हुआ एक्टिव में। बात तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही है। टेक्निकली पहला वाला सेंटेंस गलत है और दूसरा वाला सेंटेंस सही है। समझ लो इसका रीज़न क्या है। जो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन बनाते हो उसका डूअर कौन होता है? सेंटेंस का डूअर होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो अगर कायदे से आप देखो तो डिनाउंसिंग का यहाँ सब्जेक्ट है लॉबिंग एक्ट, और यहाँ डिनाउंसिंग का सब्जेक्ट है क्रिटिक्स। ये वाला फ्रेज बिल्कुल बराबर है दोनों जगह है, एक तरफ एक्टिव एक तरफ पैसिव, लेकिन सब्जेक्ट में फ़र्क आ गया एक्टिव पैसिव होने की वजह से। डिनाउंस करने वाला यहाँ पे क्रिटिक्स और डिनाउंस करने वाला यहाँ पे लॉबिंग एक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्रिटिसाइज इस एक्ट को कौन कर रहा था? क्रिटिक्स कर रहे थे या लॉबिंग एक्ट खुद अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा था? भाई कोई एक्ट अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट लॉबिंग एक्ट हो ही नहीं सकता। ये वाला फ्रेज जो है पैसिव में हो ही नहीं सकता। ये वाला फ्रेज बनेगा एक्टिव में, सब्जेक्ट बनेगा क्रिटिक्स, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्निकली डिनाउंस भी क्रिटिक्स के द्वारा ही हो, दोनों के दोनों जो है आपस में एक दूसरे से मैच खा जाए। समझ गए ना? तो मीनिंग के हिसाब से सेकंड सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। डिनाउंस करने वाला कौन है? लॉबिंग एक्ट है क्या खुद को? नहीं भाई, डिनाउंस करने वाले हैं क्रिटिक्स। आप इस पूरे को एक्टिव में चेंज करोगे और लिखोगे डिनाउंसिंग इट एज एंटी डेमोक्रेटिक द क्रिटिक्स स्लैम द लॉबिंग एक्ट। और जैसे ही यहाँ लॉबिंग एक्ट आएगा इसके बाद में पूरा का पूरा एडजेक्टिव इसके बाजू में आ जाएगा। दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज आपको लॉबिंग एक्ट की बाजू में चाहिए, आपने इस वाले को
पैसिव से एक्टिव में चेंज किया। सब्जेक्ट बन गया क्रिटिक्स, वो इसके साथ में मैच खा गया, है ना, दोनों का डूअर एक ही होंगे। और जो है ऑब्जेक्ट बन गया आपका लॉबिंग एक्ट, उसकी बाजू में पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज आ गया जो कि होना भी चाहिए, वो लॉबिंग एक्ट जो कि ड्रैकोनियन लिमिट्स को पुश करता है ट्रेड यूनियन की एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, खास करके बैंक पीओ के जो है पेपर के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ब्रेक करके ही आपको पता लगेगा इनको कैसे करना है। बड़े अगले सेंटेंस की तरफ। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये सेंटेंस जो आप ब्रेक कर रहे हो ये एसबीटी मेथड हम सीखें कैसे, अगर हमें शुरू से सीखना हो तो। देखो शुरू से एसएससी और बैंक की पूरी ग्रामर मैंने इसी मेथड से आपको करवाई है, लॉजिक के साथ। चैनल के होम पेज पे जाओ, अपने चैनल के होम पेज के ऊपर रखिए ये वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 40-45 वीडियोज़ हैं, इसको चला करके देखो। कंटेंट मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ इसमें, इसके बाद किसी बुक को नहीं खोलना है, किसी पेड कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना है। सारी की सारी ग्रामर लॉजिक के साथ एसबीटी मेथड से ही एक्सप्लेन्ड है, आप जाकर के इसको सीख सकते हैं, है ना। साथ ही अगर आपका एग्जाम नज़दीक है एसएससी बैंक का और आप चाहते हैं कि इंग्लिश सेक्शन के ये टॉपिक्स कैसे अप्रोच करने हैं, आप सीखना चाहते हैं स्किल को, तो यूट्यूब पे 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, होम पेज पे ही पेड प्लेलिस्ट हैं। इसमें 100 आवर्स का कंटेंट मिलेगा आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। आप इनको देख सकते हैं एज अ मेंबर। 3 मेंबरशिप प्लान्स हैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करो और इस वीडियो को प्ले करना, यहाँ आपको समझाया हुआ है कौन सी मेंबरशिप में आपको क्या मिलता है। सेकंड सेंटेंस है आपका, हिडन एरर्स है इसमें। पहले मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, साथ साथ आप ढूंढ लो एरर्स क्या है, फिर अपने इसको ब्रेक करेंगे और एरर्स को देखेंगे। कह रहा इट इज़ gratifying to note that the Supreme Court SC, while indicating its intention to reconsidering the sedition provision in the Indian Penal Code, has raised the most relevant question to the issue. कह रहा ये बहुत ही ग्रेटिफाइंग बात है, राहत की बात है, एहसान की बात है, यूँ भी समझ सकते हो, राहत की या एहसान की बात है, संतोषजनक बात है। कह रहा ये चीज़ बड़ी ही ग्रेटिफाइंग है, इस चीज़ को नोट करना, दैट वो ये कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इंडिकेट करते हुए अपनी इंटेंशन को, अपने इरादे को, और किस चीज़ का, फिर से कंसीडर करने का, पुनर्विचार करने का, सेडिशन की प्रोविज़न को, राजद्रोह के जो कानून को इंडियन पिनल कोड में, भारत के पिनल कोड में। कह रहा है इस सुप्रीम कोर्ट ने ना इस काम को करते हुए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को रिकंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रेज कर दिया है सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन को इस इशू के सामने। तो सेडिशन के ऊपर एक बड़ा, सेडिशन के इशू पे एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने, रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या सेडिशन का लॉ, राजद्रोह का लॉ हमारे देश में सही है, गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकंसिडर करते हुए अपनी इंटेंशन को बताया और इस मुद्दे को भी रेज कर दिया, जो इस क्वेश्चन है उसको उठा दिया। समझ गए डिटेल में। अब करेंगे इसको ब्रेक करके पता लगेगा इसमें कहाँ पे एरर्स हैं। चलो देखो, इट एक प्रोनाउन है, हालांकि ग्रीन कलर मुझे देना चाहिए इसको, मैं भूल गया। यही आपका सब्जेक्ट है। सेंटेंस का पहला नाउन प्रोनाउन जेरेंट जो मिल जाए आपको बिना वर्ब या प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ, वही सब्जेक्ट कहलाता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब होगी इसकी इज, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अब देखो यहाँ पे आ गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद में अगर सीधे इज एम आर वॉज वर आ जाए बिना किसी मेन वर्ब के, ये खुद ही मेन वर्ब बन जाए, इसको हम बोल देते हैं लिंक वर्ब। क्या बोल देते हैं भाई, लिंक वर्ब। लिंक वर्ब की खासियत क्या है, इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, या तो नाउन होगा या वो एडजेक्टिव होगा। आई एम अ टीचर और आई एम हैप्पी, समझ गए ना। तो एम जो है अकेला मेन वर्ब बन के आया हुआ है, इसके बाद में टीचर भी आ सकता है और हैप्पी भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है एक एडजेक्टिव वो काम कर रही है, इसका मतलब होता है ग्रेटिफाई करने वाला, आपको राहत पहुँचाने वाला, आपके लिए एहसानमंद जो चीज़ हो वो ग्रेटिफाइंग होती है। तो इट का सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया ग्रेटिफाइंग को, वर्ब बन गई इसकी इज, सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1। अब देखो ग्रेटिफाई क्यों, नोट करते हुए, इस चीज़ काम को करते हुए। ग्रेटिफाइंग किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए कि हम नोट कर रहे हैं। अब देखो दैट नाम की कंजंक्शन का काम यही होता है मेरे भाई, अपने बाद में नए फ्रेज को शुरू करें, नए क्लॉज को शुरू करें। इस दैट कंजंक्शन के बाद क्लोज नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट। समझ लो ना इतना। ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1 इज, इट इज़, इसकी वर्ब नंबर 1, और ये आपका सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट नंबर 2। अब इसकी वर्ब ढूंढते हैं। देखो वर्ब आपको कहीं मिलेगी नहीं, इंडिकेटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर के बिना आई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट की वर्ब हो ही नहीं सकती, ये मेन वर्ब है ही नहीं। वाइल इससे पहले आ रहा है, आप समझ जाओगे ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट करते हुए इस काम को किया। 2 काम एक साथ हो रही है ना, पहला काम है इंडिकेट करना, दूसरा है उस काम को करना। वो काम तो ये आगे आ जाएगा हैज़ रेज्ड, यहाँ पे इंडिकेटिंग जो है साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव। इंडिकेटिंग एडजेक्टिव इस पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन की ऑब्जेक्ट है इंटेंशन नाम का नाउन, और इंटेंशन किसकी, सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने इट्स नाम का पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ है।
अब देखो इंटेंशन काय की है, रिकंसिडर करने की, पुनर्विचार करने की। एक्चुअल में ये एक इन्फिनेटिव होना चाहिए, इसके आगे हमने आईएनजी फॉर्म लगाई हुई है, पता नहीं क्यों लगाई हुई है, बाद में चेक करेंगे। ये एक इन्फिनेटिव है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी इंटेंशन? रिकंसिडर करने वाली इंटेंशन। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, रिकंसिडर लिखा हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ो, रिकंसिडर किस चीज़ को करना है? इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है सेडिशन प्रोविजन, सेडिशन की धाराओं को। और कहाँ पे करना है? इन प्रपोर्शन का ऑब्जेक्ट है इंडियन पीनल कोड। इस पूरे कोड को, इस पूरे कानून को बोलते हैं इस इन प्रपोर्शन का ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो ना, फॉलो कर पा रहे हो ना? इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ सेडिशन प्रोविजन। सेडिशन प्रोविजन मतलब एक कंपाउंड नाउन, नाउन प्लस नाउन दोनों का मिक्सचर। इन प्रपोर्शन ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इंडियन पीनल कोड नाम की किताब को। अब देखो इसकी वर्ब आपको सब्जेक्ट नंबर 2 की मिली यहाँ पे, हैज़ रेस्ट। समझ गए ना? सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब मेरे भाई आएगी, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई सिंगुलर, हैज़ रेस्ट। अब रेज किसको किया? क्वेश्चन को रेज किया। इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला क्वेश्चन नाम का नाउन है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट रेलिवेंट। रेलिवेंट एक एडजेक्टिव है और द मोस्ट लगा करके इस एडजेक्टिव को हमने सुपरलेटिव डिग्री पे बना डाला है। द मोस्ट रेलिवेंट का मतलब है सबसे ज़्यादा संबंधित है, सबसे ज़्यादा सही है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इस क्वेश्चन के लिए सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है। और रेलिवेंट ये क्वेश्चन किसके लिए? इस इश्यू के सामने है, इस पूरे मुद्दे के सामने है। ये सेंटेंस हो गया आपके सामने ब्रेक। एक बार रिपीट कर रहा हूँ सारे ब्रेक किए हुए को, फिर अपने एरर को ढूंढेंगे। इट हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, इज होगी इसकी वर्ब नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, हैज़ रेज्ड होगी इसकी वर्ब नंबर 2। ग्रेटिफाइंग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टू नोट यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है, दैट एक कंजंक्शन है। वाइल कंजंक्शन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। इस इंडिकेटिंग एक्शन ने, प्रेजेंट पार्टिसिपल ने ऑब्जेक्ट लिया हुआ इंटेंशन नाम के नाउन को। इंटेंशन इट्स है, इसकी है तो इट्स एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इंटेंशन रिकंसिडर करने की है, ये इन्फिनेटिव एक एडजेक्टिवल इन्फिनेटिव हो गया, इंटेंशन को मॉडिफाई कर रहा है। एक्चुअल में इन्फिनेटिव होना चाहिए, इसके आगे आईएनजी हमने गलत लगा रखा है, यहाँ से निकाल देना चाहिए। एक एरर तो आपकी यही होगी। अब देखो रिकंसिडर किसको करना है? सेडिशन की प्रोविजन को। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है सेडिशन प्रोविजन नाम का कंपाउंड नाउन, और इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडियन पीनल कोड नाम का प्रॉपर नाउन। एक किताब का नाम है, एक जो है कानून का नाम है इंडियन पीनल कोड। अब रेज किसको किया? क्वेश्चन को किया। इस रेज वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला क्वेश्चन नाम का नाउन है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है द मोस्ट रेलिवेंट, ये द मोस्ट रेलिवेंट एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। और क्वेश्चन किसके सामने है? इस इशू के सामने है, टू द इशू। टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इशू नाम का नाउन। तो ऐसे सेंटेंस आपके सामने ब्रेक हो गया। एक एरर आपने पकड़ ली है, टू के बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है। इंटेंशन टू में वो टू जो है प्रपोजिशन नहीं है। जैसे बहुत सारे फ्रेज है ना अपने पास, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, की टू, ये सारे के सारे जो टू वाले फ्रेज हैं जो मैंने आपको 15-20 करवा रखे हैं, उनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है। लेकिन इंटेंशन टू नाम का ऐसा कोई फ्रेज हमारे पास है नहीं जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए। तो इस केस में टू के बाद में बेयर इन्फिनेटिव को लगाएं, इस आईएनजी को यहाँ से निकाल दें। इंटेंशन टू रिकंसीडर। देखो दूसरी एरर क्या है, ये अलग से ले जाके समझाता हूँ मैं आपको। ही आस्क्ड द रेलेवेंट क्वेश्चन, उसने रेलेवेंट क्वेश्चन को आस्क किया। यहाँ पे रेलेवेंट इस क्वेश्चन के लिए आया हुआ एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले आया हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखो, ही आस्क्ड द क्वेश्चन रेलेवेंट टू द इश्यू, उसने क्वेश्चन को आस्क किया जो कि इश्यू के लिए रेलेवेंट था। वो वाला क्वेश्चन जो कि इस पूरे इश्यू से जुड़ा हुआ था, उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। यहाँ पे रेलेवेंट जो है ना, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई तो कर रहा है, लेकिन इसके बाद में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज पड़ा है, टू द इश्यू। ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ना, इसको भी मॉडिफाई कर रहा है। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन एक तो रेलेवेंट था, और रेलेवेंट किसके लिए था? पूरे इश्यू के लिए था। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इस नाउन के लिए भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब ऐसा केस हो तब इस एडजेक्टिव को आप इन दोनों के बीच में रखें। क्वेश्चन रेलेवेंट भी था और क्वेश्चन रेलेवेंट टू द इश्यू भी था। ये पूरा रेलेवेंट टू द इश्यू एक साथ ही आना चाहिए। अब इस केस में हमने क्या किया? एडजेक्टिव को यहाँ से उठा करके बाद वाली पोजीशन में रख दिया, क्वेश्चन के बाद में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को गलत तरीके से आपको दूँ तो मैं इस तरह से बना के दूंगा, ही आस्क्ड द रेलेवेंट क्वेश्चन टू द इश्यू। उसने पूछा रेलेवेंट क्वेश्चन को, इतना तो ठीक है, लेकिन इश्यू के सामने, इस टू द इश्यू के लिए रेलेवेंट आया हुआ है। क्वेश्चन जो है रेलेवेंट टू द इश्यू है, ना कि क्वेश्चन टू द इश्यू है। इश्यू के सामने क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो है इश्यू से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट, इस इश्यू के सामने जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है,
समझ लो ना। तो इस केस में क्या करूँगा मैं, रेलेवेंट को यहाँ से हटा करके यहीं लाऊंगा। सेकंड वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत है। अगर ये टू द इश्यू निकाल दूँ तब कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेलेवेंट से पहले जो रखा हुआ रेलेवेंट को नाउन से पहले, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टू द इश्यू जब रेलेवेंट से जुड़ा हुआ है तब इसको बाद में रखना पड़ेगा। एक सेंटेंस से और समझा देता हूँ, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। द कंपनी हायर्ड अ गुड टाइपिस्ट एट टाइपिंग एरर फ्री, और कंपनी हायर्ड अ टाइपिस्ट गुड एट टाइपिंग एरर फ्री। कंपनी ने हायर किया एक अच्छे टाइपिस्ट को एरर फ्री टाइप करने पे, या फिर कंपनी ने हायर किया एक टाइपिस्ट को जो अच्छा था एरर फ्री टाइप करने में। भाई टाइपिस्ट अच्छा नहीं था, अच्छे बुरे टाइपिस्ट की बात नहीं हो रही, बात हो रही है वो वाले टाइपिस्ट की जो अच्छा था, अच्छी तरह से टाइप करने में अच्छा था, टाइप को बिना एरर के करने में अच्छा था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये गुड जो है, ये गुड एड पूरा फ्रेज बना रहा है, ये वाला एडजेक्टिवल फ्रेज है, टाइपिस्ट के लिए आया हुआ है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस गुड को यहाँ ना रख के बाद में रखूँगा और ऐसा लिखूँगा, हायर्ड अ टाइपिस्ट गुड एट टाइपिंग एरर फ्री। बस यही किस्सा यहाँ भी हुआ है। क्वेश्चन तो रेज किए पर वो रेलेवेंट टू द इशू थे। इस रेलेवेंट को क्वेश्चन के बाद में लाओ जो इस इशू से बिल्कुल जुड़े हुए थे। रेलेवेंट क्वेश्चन टू द इशू नहीं, क्वेश्चन रेलेवेंट टू द इशू। थोड़ा सा एडवांस्ड फ्रेज है ये, मतलब एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। आज मैंने आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, आगे की क्लासेस में कई बार मैं इसको करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे, है ना। कब एडजेक्टिव फ्रेज को हमें स्प्लिट नहीं करना है। ये आज का लास्ट सेंटेंस है, फटाफट इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर एक सेंटेंस मैं आपको दूंगा क्विज के तौर पे। द डाउनग्रेड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज स्टैंड अलोन रेटिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस बाय मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज लास्ट वीक नीड टू अंडरस्टैंड इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। इसमें जो आपको एरर मिलेगी क्लासिक एरर्स हैं। क्लासिक एरर्स मतलब हर एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी जब तक जो है एग्ज़ाम चलेंगे, क्योंकि ऐसी एरर्स पे ही स्टूडेंट्स जनरली जो है फंसता है ना। ध्यान से देखो, कह रहे जो डाउनग्रेड है, डाउनग्रेड करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लेवल को कम करना। पहले किसी को आपने 5 की रेटिंग दी, फिर रेटिंग को ले आए 2.5 पे, तो ये डाउनग्रेड होता है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है अपग्रेड करना। किसी की 2 रेटिंग थी, 2 से आप 3 पे ले आए, 5 पे ले आए, वो अपग्रेड हो गया। कह रहा है रेटिंग नीचे लाने का जो काम है डाउनग्रेड करने का काम है। और किसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंड अलोन रेटिंग को। स्टैंड अलोन रेटिंग का मतलब क्या है, वो वाली रेटिंग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, इससे जुड़ी हुई किसी और चीज़ की नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और भी बहुत सारे व्यापार हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। इस बैंक की खुद की जो स्टैंड अलोन करती है, इंडिविजुअल रेटिंग है ना, उसको कह रहा है ये डाउनग्रेड जो है ना, और ये रेटिंग है क्रेडिट वर्दीनेस की। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है आप कितने वर्दी हो क्रेडिट के, आप में कितना बूता है, आप कितने लायक हो कि आपको इंटरनेशनल मार्केट से क्रेडिट मिले, उधार मिले। कह रहे ये जो रेटिंग है उसका जो डाउनग्रेड है, और किसके द्वारा, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। और कब, पिछले वीक। कह रहे ये डाउनग्रेड जो है ना, इसको ज़रूरत है समझने की, नीड टू अंडरस्टैंड। और किस में, इसके प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, इसके सही दृष्टिकोण में। समझ गए ना। तो डाउनग्रेड को देख करके सही दृष्टिकोण से हमें समझना है क्यों मूडी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंड अलोन क्रेडिट वर्दीनेस की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना आना चाहिए मेरे भाई, उसके बाद ही कहानी शुरू होती है ना। ट्रांसलेशन के बाद ही इंग्लिश आपकी शुरू होती है। फटाफट से इसको ब्रेक करेंगे। चलिए, डाउनग्रेड एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। शुरू के अंदर आया, मोस्ट प्रोबेबली एक नाउन ही होगा ये। वर्ब शुरू में क्यों आएगी, नाउन है तो यही हमारा सब्जेक्ट है। डाउनग्रेड वर्ब भी है, नाउन भी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन शुरू में आया तो ये नाउन ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सिर्फ नाउन ही बन सकता है सब्जेक्ट, इसलिए मैं इसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ, सब्जेक्ट नंबर 1। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज स्टैंड अलोन रेटिंग्स। ये स्टैंड अलोन रेटिंग नाम का कंपाउंड नाउन जो है ना, इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये जो पूरा पजेसिव है, इस कंपाउंड नाउन को एडजेक्टिव की तरह मॉडिफाई कर रहा है। याद रखें, जब भी पजेसिव आपको मिले, माई, आवर, इट्स, हर, है ना, देयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज, राम्स, रहीम्स, कुछ भी पजेसिव मिले वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे बढ़े। अगेन ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है क्रेडिट वर्दीनेस नाम के 2 नाउन कंपाउंड नाउन का काम करेंगे। 2 नाउन जब एक साथ मिल जाते हैं और उनका एक अलग ही मीनिंग निकले, वो कंपाउंड नाउन की तरह, सिंगल नाउन की तरह बिहेव करते हैं। देखो फिर आगे मिली बाय प्रेपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। ये पूरी एक कंपनी का नाम है। इसमें एम बड़ा है, आई बड़ा है, एस बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, एक कंपनी का नाम है। लास्ट वीक एक एडवर्बियल फ्रेज होता है, कब काम हुआ, पिछले हफ्ते काम हुआ, तो लास्ट वीक बता रहा है आपको वक्त को, इस काम के होने को। एडवर्ब को मैंने पिंक कलर से आपको दिया है। अब देखो, अब आपको मिली यहाँ पे वर्ब। समझो,
ये डाउनग्रेड जो सब्जेक्ट आपने ढूंढा है ना मेरे भाई, उसकी वर्ब है यहाँ पे रखी हुई नीड। ये बीच में सब के सब जो है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसकी वर्ब को नहीं ले पाए। ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऐसे और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऐसे। ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। अब देखो ज़रूरत क्या है इसको अंडरस्टैंड करने की, ज़रूरत क्या है इसको समझने की। जो ज़रूरत से वर्ड का रिप्लाई कर दे, जो वर्ब के वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर दे, वो चीज़ चाहे नाउन हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे जीरेंड हो, जो भी होगी वो कहलाएगी वर्ब का ऑब्जेक्ट। है तो ये इन्फिनेटिव, लेकिन नीड काय की है? नीड है इसको समझने की। टू अंडरस्टैंड नाम का वर्ब का इन्फिनेटिव इस नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया, दृष्टिकोण, देखने का तरीका। इट्स और प्रॉपर दोनों ही इस पर्सपेक्टिव नाम के नाउन को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहे हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, छोटा सा सेंटेंस है, फिर इसमें एरर मिलेगी आपको, ध्यान से समझो। डाउनग्रेड आपका सब्जेक्ट है, नीड इसकी वर्ब है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्टैंड अलोन रेटिंग्स, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम के पजेसिव ने मॉडिफाई कर दिया। इस जो है नाउन के बारे में एडजेक्टिव बन के विशेषता इसकी बताई। और प्रेपोजिशन का अगेन ऑब्जेक्ट आया क्रेडिट वर्दीनेस नाम का कंपाउंड नाउन। बाय का ऑब्जेक्ट आया मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज, एक कंपनी का नाम आया। लास्ट वीक एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, कब हुआ है काम? पिछले हफ्ते हुआ। वर्ब होगी नीड, टू अंडरस्टैंड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, वाई का रिप्लाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पर्सपेक्टिव नाम का नाउन। इट्स प्रॉपर दोनों के दोनों इस नाउन को एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखो गलती कहाँ है। डाउनग्रेड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके आगे एस लगा होता तो ये प्लूरल होता। अब देखो इस सेंटेंस में बहुत कुछ हो गया, क्रेडिट वर्दीनेस आ गया, रेटिंग्स आ गया। आप अगर समझ ही नहीं पाए ये नीड वर्ब किसकी है, अगर आपने रेटिंग्स की वर्ब इसको मान लिया तो ये नीड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस को ब्रेक करके पता लगा कि वर्ब तो है ये डाउनग्रेड नाम के नाउन की। समझ रहे ना? ये रेटिंग तो खुद ही ऑब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन का, इसको हम कैसे सब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मतलब डाउनग्रेड को सिंगुलर वर्ब देनी है, यहाँ पे एस को लगाओ, एरर नंबर 1। अब देखो इसमें दूसरी एरर, ध्यान से समझना, अलग से ले जाके समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन एक सेंटेंस है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। और दूसरा सेंटेंस है, दिस क्वेश्चन नीड्स टू अंडरस्टैंड बाय मी। राइटिंग मेरी ख़राब है पर समझ गए होगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आई नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक इन्फिनेटिव है, आई इसका सब्जेक्ट होगा, आई इसका डूअर होगा। मुझे समझने की ज़रूरत है, मैं बैठूंगा आपसे समझूंगा इस सवाल का क्या मीनिंग है, इस क्वेश्चन को क्या मीनिंग है। तो अंडरस्टैंड यहाँ पे टू अंडरस्टैंड एक एक्टिव इन्फिनेटिव है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमने टू अंडरस्टैंड लगा दिया। क्या क्वेश्चन किसी चीज़ को समझेगा? क्या क्वेश्चन एक टेबल पे बैठेगा और पूछेगा किसी से कि मुझे समझाया जाए? क्वेश्चन को तो आप समझोगे, बाय मी मैंने लिखा भी है, आपके द्वारा ही समझा जाएगा। यहाँ पे जो अंडरस्टैंड होने का काम है इस क्वेश्चन के ऊपर होगा, क्वेश्चन रिसीवर होगा उस सेक्शन का। यहाँ पे डूअर था आए, क्वेश्चन है यहाँ पे रिसीवर। तो यहाँ पे अब इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते एक्टिव में, इसको पैसिव में लगाना पड़ेगा। जब जब एक्शन का रिसीवर आपको मिल जाए, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, मेन वर्ब, जीरेंड हमेशा पैसिव में यूज़ होते हैं। तो दिस क्वेश्चन नीड्स टू अंडरस्टैंड नहीं, नीड्स टू प्लस में बी प्लस में अंडरस्टूड, क्योंकि क्वेश्चन को समझा जाएगा, क्वेश्चन के ऊपर लोग बैठ करके विचार करेंगे, क्वेश्चन एक्शन को रिसीव करेगा, इसलिए इन्फिनेटिव भी इसके लिए पैसिव ही आएगा, एक्टिव नहीं आ सकता। रिसीवर जब जब होगा एक्शन का कोई चीज़, हमेशा पैसिव वॉइस को यूज़ किया जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है भाई। यहाँ पे लास्ट वीक जो है डाउनग्रेड को जो हुआ है इसको समझे जाने की ज़रूरत है। तो टू अंडरस्टैंड नहीं, इसको टू बी नीड्स टू बी अंडरस्टूड। बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड है ना, अंडरस्टैंड से V3 बना दोगे अंडरस्टूड। और यहाँ पे तो नीड्स आना ही है। ये एरर नंबर 1, ये एरर नंबर 2। इसीलिए बोला था मैंने आपको, एक क्लासिक एरर्स हैं, हर एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि जिस बच्चे के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो समझता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन का रिसीवर क्या होता है, एक्शन का डूअर क्या होता है, उसको ज़िंदगी निकल जाती है पूरी समझते हुए कब टू अंडरस्टैंड आएगा और कब टू प्लस में बी प्लस में V3 टू अंडरस्टूड आएगा। चलिए आज इसी के साथ अपनी क्लास को, सेशन को पूरा करेंगे। ये आपका एक छोटा सा क्विज़ है, ब्रेक करना है इसको। ब्रेक करके आपको इसमें एरर्स मिलेंगी। एरर्स को मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट से आप ज़रूर से आइडेंटिफाई करें। अगली क्लास जब शुरू करूँगा इन्हीं एरर्स के साथ शुरू करूँगा, ताकि आपको पता लगे कैसे आपको अप्रोच करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। ज़रूर से
कितना परसेंट आप ब्रेक कर पाए ये बताना मुझे सर। 10% ब्रेक किया मैंने या 60% ब्रेक किया, 90% ब्रेक किया, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में अपडेट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। पिछली सारी क्लासेज आपको इस प्लेलिस्ट में दिख रही होंगी, ये सारी क्लासेज आप एक एक करके देख सकते हो। 30-35 क्लासेज ऐसी ही हमने इसी SBT मेथड पे की हुई हैं। चलिए एक लाइक और शेयर देना वीडियो को। अंटिल देन साइनिंग आउट।